हेलो एंड वेलकम गाइस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का, और ना केवल आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट चैप्टर बल्कि आपकी एंटायर प्रोफेशनल लाइफ इस चैप्टर के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है। अगर आप बनेंगे सीएम में और आप अगर चूज करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी एज योर प्रोफेशन, तो आपकी पूरी लाइफ इस चैप्टर के सराउंडिंग रिवॉल्व होने वाली है। तो पहले मैं बताता हूं इस चैप्टर का रेलेवेंस फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। दोस्तों, एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर एट लीस्ट बेयर मिनिमम 15 नंबर का आता ही आता है। इससे कम आज तक किसी भी पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पूछे गए हैं। और अगर अपर लिमिट की बात करी जाए तो एक एग्जाम में 30 मार्क्स तक का आया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो आप थ्योरी के भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यह है इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का आपके एग्जाम में। अब सर, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या हमारे रियल वर्ल्ड में जब हम काम करेंगे तो क्या पड़ेगा? तो भाई वहां पर इस चैप्टर का ये अहमियत है, ये इंपॉर्टेंस है कि ये चैप्टर आपके प्रोफेशन की आधारशिला या प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपका प्रोफेशन बिल्ड करेगा एक अच्छा करियर। यह है वो प्लेटफॉर्म। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आप सीएफआर में पढ़ते हो। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आप सीएमए में शायद नहीं पढ़ते। लेकिन हर प्रोफेशन अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जिंदा रहता है या अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जीता है। तो वन ऑफ द कोर थिंग्स ऑफ एनी प्रोफेशन इज द स्टैंडर्ड्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट profession's professional institute. Like your profession has got Institute of Cost Accountants of India, और ICAI ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटोरली प्रपोज किया है और इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया है। ऑल दोज कंपनीज ऑन विच सेक्शन 148 अप्लाइज, 148(1), 148(2) दोनों सब सेक्शंस में जितनी भी कंपनीज फंसेंगी या जितनी भी कंपनीज एप्लीकेबल होंगी उन सब पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई। तो ये है रेलेवेंस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। और देखो, मैं एक प्रैक्टिकल तुम्हें एस्पेक्ट बताता हूं। इनकम टैक्स कोई ग्रेजुएट भी कर सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पढ़ेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट ही पढ़ेगा या कंपनी सेक्रेटरी भी पढ़ेगा। एक ग्रेजुएट भी अगर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, इनकम टैक्स पढ़ के वो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता है। नॉर्मल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर ये तो कोई 12th पास भी कर सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोफेशन कोई भी चूज कर सकता है। किसी भी तरह का ग्रेजुएट हो, सिंपल कॉमर्स का नॉलेज रखने वाला बंदा भी हो तो भी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें काम कर सकता है। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स लिखना, एंट्रीज बनाना, सर ये तो सब ग्रेजुएट ही करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज का काम ग्रेजुएट संभालते हैं मोस्टली। अकाउंटिंग एंट्री फीड इन करना कंप्यूटर में, टैली में, और फिर जब रिपोर्टिंग का काम आ जाता है तब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्ले में आता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है, उनके अकॉर्डिंग कैसे अकाउंटिंग को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी स्टेटमेंट बना के देनी है, कैसे ऑडिट रिपोर्ट में एनेक्सर्स लगेंगे, ये सब काम सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। तो अगर स्टैंडर्ड्स का किसी भी सीएफओ को मान लो कोई नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज चाहिए, तो वो किसी ग्रेजुएट के पास नहीं जाएगा, वो उस प्रोफेशन के किसी प्रोफेशनल के पास ही जाएगा। स्टैंडर्ड्स मार्क अ प्रोफेशनल्स प्रोफेशन। तो एक स्टैंडिंग अगर आपको मार्केट में चाहिए और एक डिस्टिंक्ट मार्क चाहिए अपने लिए किसी भी प्रोफेशन में, तो उसके स्टैंडर्ड्स से आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, आपका क्लोज ताल्लुकात होने चाहिए। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन एनी प्रोफेशन। कॉमर्स का आप कोई भी प्रोफेशन उठा लो, उसमें स्टैंडर्ड्स की इतनी ही ज्यादा अहमियत है। सर अब एक चीज बता दीजिए, हमने कभी साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में तो कभी स्टैंडर्ड्स के बारे में सुना ही नहीं। हमने कभी नहीं सुना कि केमिस्ट्री के कोई स्टैंडर्ड्स हों या बायोलॉजी के कोई स्टैंडर्ड्स हों या फिजिक्स के कोई स्टैंडर्ड्स हों, मैथमेटिक्स के कोई स्टैंडर्ड्स हों। हाँ, फॉर्मूले तो सुने हैं लेकिन स्टैंडर्ड्स वहां पर नहीं होते। ये स्टैंडर्ड्स बड़ी यूनिक फीचर होती है कॉमर्स के सारे प्रोफेशन की। सर ऐसा क्यों? ये स्टैंडर्ड हमें ही क्यों पढ़ाए जाते हैं और किसी साइंस के बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाए जाते? तो आओ
मैं तुम्हें अब बेसिक से बताता हूं स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है और स्टैंडर्ड्स कहां कहां अप्लाई करते हैं। तो आओ मैं बेसिक से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टैंडर्ड। तो दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। कार्बन C प्लस O2 दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये कार्बन या ऑक्सीजन, अभी मैं दिल्ली में बैठा हूं, यहां पर तो C प्लस O2 CO2 बनता है। सर अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाएं तो क्या होगा? सेम, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अच्छा सर अगर हम महाराष्ट्र में चले जाएं, पुणे की साइड या महाराष्ट्र में अपने वेस्टर्न बेल्ट में चले जाएं तो क्या होगा? C प्लस O2, भाई अगेन CO2। सर हम ईस्ट में जाना चाहते हैं, कोलकाता साइड या हम कहीं ईस्ट साइड जाना चाहते हैं, असम जाएंगे हम लोग, गुवाहाटी जाएंगे, सर वहां पर C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। अच्छा सर हम इंडिया से बाहर चलते हैं, सिंगापुर में चलते हैं, सिंगापुर में बताना C प्लस O2 क्या बनेगा? अगेन CO2। तो मुद्दा यह है या मूलभूत सिद्धांत यह है, साइंस के प्रिंसिपल्स जगह, परिस्थिति या इंसान के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, कंसिस्टेंट रहते हैं। हर जगह कंसिस्टेंट रहेंगे, पूरे वर्ल्ड में कंसिस्टेंट रहेंगे और साइंस के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। अगर मैं C प्लस O2 करूंगा तो भी वही रिजल्ट आएगा, अगर तुम C प्लस O2 करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल नॉट चेंज। लेकिन हमारे कॉमर्स के प्रिंसिपल के साथ सेम बात नहीं है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कॉमर्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। इनएग्जैक्ट मतलब ये एकदम एग्जैक्ट परिणाम नहीं देती, ये तो कुछ डाइसी परिणाम देती है, इनएग्जैक्ट परिणाम देती है। तो कॉमर्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। भाई वही चीज जो दिल्ली में खूब चल रही है, आज की डेट में एकदम ब्लैक में बिक रही है और दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जरूरी नहीं है वही चीज राजस्थान में भी चल जाए। तो क्लासिक एग्जांपल है हल्दीराम्स का, आपने चेन सुना होगा दोस्तों। उसने अपनी सबसे पहली शॉप खोली थी राजस्थान में, बीकानेर में, और वो सुपर फ्लॉप हुआ था वहां पर। ये तो जब से वो दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद उसने डेवलप करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया अपने आप को, और आज जो उसका बड़ा एम्पायर खड़ा है वो दिल्ली के बेसिस पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है। तो जरूरी नहीं है जो चीज एक जगह चल रही हो, मैनेजमेंट जिस तरह का एक जगह चल रहा हो, और मैनेजमेंट भी कॉमर्स का ही पार्ट होता है, तो मैनेजमेंट जिस तरह चल रहा हो किसी एक जगह, वो दूसरी जगह भी चले, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस सर हमारे कॉमर्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो बड़े वेरिएबल होते हैं। एग्जाम्पल दूं तुम्हें? एग्जाम्पल है, भाई ये स्टूडियो मैंने रेंट पे लिया है रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेरे सामने एक कैमरा है और इस स्टूडियो में लाइट्स जल रही हैं, एसी चल रहा है, और ये स्टूडियो का मैं रेंट पे करता हूं आवरली बेसिस पे। अब इस स्टूडियो के जो ओनर हैं उनको ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं आवरली बेसिस पे या एनुअल मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। अब वो मेरे से पूछते हैं, सर एक बात बताओ, वैसे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो ये 100% ऑफ द टाइम्स ऑक्यूपाइड रहता है, कोई ना कोई टीचर इसमें रिकॉर्डिंग करता रहता है, बट कुछ घंटे होते हैं जहां पर रिकॉर्डिंग नहीं भी चलती। सर जो मंथली के ओवरहेड्स आते हैं ना, मुझे इनको एलोकेट करना है टू अ पर्टिकुलर टीचर, बताइए सर कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा आवरली बेसिस पे कर लो। फिर उसने कहा नहीं सर, लेकिन जो आवर्स खाली हैं उसका भी तो एलोकेशन करना है ना। तो मैंने कहा आप जितना रेवेन्यू टीचर को दे रहे हो उसके बेसिस पे कर लो। कहते नहीं सर, रेवेन्यू भी वेरिएबल होता है ना, किसी टीचर का ज्यादा किसी टीचर का कम। तो मैंने कहा फिर भाई आप जो टीचर के आवर्स हैं उनको उस तरह प्रोरेट कर लो कि जो आइडल टाइम है वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। हाँ सर ये तरीका अच्छा है। तो भाई एक बात बताओ, ठीक है लास्ट वाला तरीका अच्छा था, लेकिन क्या तुम ये स्ट्रिक्टली कह सकते हो पहले दो तरीके गलत थे? नहीं सर, ये तो अपना अपना नजरिया है। कई लोग कहते हैं कि जो क्लासरूम का रेंट होता है उसे पर स्टूडेंट के हिसाब से एलोकेट करो, कई लोग कहते हैं नहीं, पर स्टूडेंट आवर के हिसाब से एलोकेट करो। दोनों तरीके हैं, ना कुछ सही ना कुछ गलत, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। ये तो प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रिजल्ट देंगे। ये कैलकुलेशन करने के, कॉस्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं।
भाई जो बेसिक प्रिंसिपल है कि फिक्स एसेट का जितना भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, जो भी उसको रेडी टू यूज पोजीशन पे लाने तक का खर्चा है, वो सारा का सारा कैपिटलाइज होना चाहिए। एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है हमारी अकाउंटेंसी का। लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे गैप हैं जो कहते हैं कि इंस्टॉलेशन का खर्चा तो कैपिटलाइज कर दो कैपिटल एसेट पे, लेकिन जो फ्रेट का कार्टेज का खर्चा है ना, उसको कैपिटलाइज मत करो। ऐसे कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं वर्ल्ड के। तो ये तो नजरिया है, अपना अपना नजरिया है। अरे डेप्रिसिएशन रेट्स ही ले लो। डेप्रिसिएशन रेट्स कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट वेरी करते हैं। अरे कंट्री तो छोड़ो, हमारे इंडिया में ही कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स में वेरी करते हैं डेप्रिसिएशन के रेट। सोचो जरा, अब कौन सही कौन गलत? सर कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं। कॉमर्स में कभी भी एक चीज को करने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, मल्टीपल रास्ते होते हैं। साइंस में एक चीज को करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है। यह रीजन है कि क्योंकि कॉमर्स में 3, 4, 5 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो कॉमर्स की लाइन में हम लोगों को चाहिए स्टैंडर्ड्स, कि कोई हमको गाइड कर दे कि पांचों ऑप्शन तो हैं। अब देखो गलत कोई भी नहीं है पांचों में से। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि एक ऑप्शन गलत है दूसरा ऑप्शन सही है। गलत कोई भी नहीं है पांचों में से, लेकिन हम कौन सा प्रेफर्ड मेथड लगाएं वो हमको कोई बताने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर कोई अलग अलग मेथड लगाएगा और फिर फाइनेंशियल्स कंपेरेबल नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के अगेंस्ट अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। That is the reason why standards are developed only and only in commerce, not in science. Standards develop करने का यही रीजन है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटेंसी पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉस्ट अकाउंटिंग पे स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, कॉस्ट ऑडिट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। और कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स कैसे बनने चाहिए, कैसे ना बनने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। So this is the basic of standards. अरे और तो और अब तो एक नई चीज आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी स्टैंडर्ड्स इश्यू करने लगा है। आईसीडीएस आपके सिलेबस में होगा। तो अब तो ये और नया चीज इंट्रोड्यूस हुई है पहली बार अभी 3 साल पहले। आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जो सीबीडीटी ने रिलीज करे हैं, और वो कहते हैं कि इनकम टैक्स जो भरना है आपको गवर्नमेंट को, वो आईसीडीएस के अकॉर्डिंग भरो, वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट सफिशिएंट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स वहां भी देखो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि एक ही चीज को ट्रीट करने का अलग अलग मेथड हो सकता है, और क्योंकि एक ही चीज को ट्रीट करने का अलग अलग मेथड पॉसिबल है, इस वजह से हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए जो हमें उन 5 मेथड हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन हमें वो स्टैंडर्ड बता दे कि भाई ये मेथड विल बी अ प्रेफर्ड मेथड। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई हमारे सिलेबस के में क्या है? हमारे सिलेबस में है भाई हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेथड्स के स्टैंडर्ड्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड दे विल टेल अस व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज अदर ओवरहेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय अदर एक्सपेंसेस, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या डालोगे, फाइनेंस एंड कॉस्ट इंटरेस्ट चार्जेस में क्या डालोगे। ये तमाम प्रिंसिपल्स आपको कौन बताएगा? आपको बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ठीक है सर, बात समझ में आती है हमको कि हाँ स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जहाँ पर भी वेरिएबिलिटी आती है, जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी आती है, जहाँ पर भी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, वहाँ पर भाई स्टैंडर्ड्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस के प्रिंसिपल्स तो फिर भी कंसिस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वो देश, परिस्थिति, हालात, सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमी, इन सब के अकॉर्डिंग बदलते नहीं हैं। लेकिन भाई हमारे जो कॉमर्स के प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो रेगुलरली बदलते हैं, बराबर बदलते रहते हैं। वो तो हर इकोनॉमी के साथ बदल जाएंगे। वो तो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, उसी में बदल जाएंगे, उनकी अपनी अपनी इकोनॉमीज की वजह से, उनके अपने अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग की वजह से, उनके कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स की वजह से। तो डेफिनेटली हमें स्टैंडर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और यकीन मानना, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक चीज जो यूनिक देता है इंडस्ट्री को, एक चीज जो अनकॉमन देता है इंडस्ट्री को, एक चीज ऐसी जो सिर्फ वही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, वो होते हैं स्टैंडर्ड्स जो मैंडेटरीली एप्लीकेबल होते हैं। सारी कंपनीज जो भी उस पर्टिकुलर ऑडिट के ऊपर या उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के ऊपर फॉलो करती है, उनको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। और जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ मोनोपोली ऑफ द CMAs ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट्स। और हाँ, हम ही लोग एक्सपर्ट होते हैं ये बताने में कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे अप्लाई करेंगे, उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हुए उनका क्या रोल होगा, ये सब में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, CMA स्पेशलाइज करते हैं। तो आई हैव पर्सनली सीन CFOs ऑफ बिग बिग कंपनीज getting worried on the applicability of the cost accounting standards. First of all, cost accounting records and audit, and secondly on the cost accounting standards, and taking expert advice from the cost accountants, from the CMAs regarding the cost accounting standards. तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है cost accounting standards पे एडवाइस लेना CFOs के लिए। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो ना CA के करिकुलम में है, ना CS के करिकुलम में है। एक्सक्लूसिवली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ और सिर्फ CMAs के करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं, और हाँ, डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। तो हम इस सेशन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे एकदम कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या रोल होता है, और कैसे कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके एक्सेप्शंस क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्या बेयर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंस्टीट्यूट ने लिखा है, उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स या फिर किसी तरह की गाइडेंस अगर है तो वो सब क्या है, हम सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आओ कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं, कुछ बुनियादी बातों पे चर्चा करते हैं। और हाँ, ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। FYK, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाई आर दे रेलेवेंट? क्या यूज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और क्यों हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो एक कंपनी बेसिक पॉलिसी क्या फॉलो करेगी, बेसिक सिद्धांत क्या फॉलो करेगी, बेसिक प्रिंसिपल क्या फॉलो करेगी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट्स हो, चाहे वो सेक्रेटरियल रिकॉर्ड हो, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Their main aim, their मतलब accounting standards, standards का main aim is to ensure transparency, reliability, consistency, comparability of the financial और cost statement। तो भाई क्या ऑब्जेक्टिव है accounting standards को लाने का? ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है, सबको पता है कि फिक्स एसेट जब कैपिटलाइज होंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स फिजिकल यूज और द करंट कंडीशन, वो सारे एक्सपेंसेस ऐड ऑन होते हैं, सबको पता है ये बात। तो सब प्रिज्यूम करेंगे कि अगर एसी का बुक्स में कैपिटलाइजेशन का अमाउंट लिखा है 50,000, तो इसमें रिक्शे वाले का भी पैसा होगा जो एसी को लाया फैक्ट्री के अंदर, इंस्टॉलेशन वाले का भी पैसा होगा जो एसी को इंस्टॉल करके गया, पाइप फिटिंग्स, किसी भी तरह का एडिशनल सॉकेट लगाना पड़ा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल फिटिंग हुई, सारा का सारा खर्चा ऐड होगा एसी के कॉस्ट में। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है भाई, हमें पता रहता है कि किस चीज में क्या चीज एडेड है, और जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ज्यादा तुक्का नहीं मारना पड़ता, वो कुछ चीजों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो भाई फॉलो करे ही होंगे। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हुए, वो लोग एक यूजुअल चीज मानते हैं कि हाँ भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो करे होंगे। कॉस्ट शीट में अगर मटेरियल कॉस्ट आ रहा है ना, तो उस मटेरियल कॉस्ट के अंदर एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं आ रहा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और कहां से आती है ये ऑब्वियस सी बात? आती है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली लिखा है कौन सी कॉस्ट को ऐड करना है, कौन सी कॉस्ट को ऐड नहीं करना। तो ट्रांसपेरेंसी आती है, रिलायबिलिटी आती है, भाई हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कॉस्ट हो, ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा लोग उस पर विश्वास करेंगे, ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पर्व्यू में फॉल करते हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हो। तो कंसिस्टेंसी रहेगी भाई, ईयर ऑन ईयर हम सिमिलर तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक साल तो हमने फिक्स एसेट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर दिया, अगले साल ऐड नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी फॉलो होगी। कंपेरेटिबिलिटी बनी रहेगी भाई, जब हमें एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉफिट जिसका ज्यादा है, क्यों प्रॉफिट ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है ना आपस में, तो वो कंपेरेबिलिटी के लिए हमारे को स्टैंडर्ड्स सामने रखने या स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाने जरूरी है।
they do so by standardizing the accounting policies and principles for a nation or an economy. पूरी की पूरी नेशन के लिए सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं। सब लोग जो भी उस नेशन में फॉलो करेंगे सबको सेम प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ेंगे। तो भाई ये पक्का हो जाता है कि दो कंपनीज के फाइनेंशियल्स कंपेरेबल हैं, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा, किसी का कम। रीजन जो है वो ऑपरेशंस ही रहा होगा। रीजन ये नहीं रहा होगा कि किसी ने तो अपने एक्सपेंसेस में XYZ ऐड कर दिया, किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं रहा होगा। क्योंकि XYZ ऐड करना, जो भी एलिमेंट्स हैं एक्सपेंस के, वो ऐड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमको बताएगा। तो भाई ये तो श्योरिटी है कि XYZ अगर एक ने ऐड किया होगा तो दूसरे ने भी ऐड किया होगा। इसका मतलब अगर तब भी दूसरे वाले का एक्सपेंस कम है तो इसका मतलब उसने कॉस्ट एफिशिएंसी अपने बिजनेस में इंड्यूस करी है, कॉस्ट रिडक्शन के तरीके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस करे हैं। इसका मतलब है ये। सो the transactions of all the companies will be recorded in the similar manner if they follow these accounting standards. तो सब कंपनीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिमिलर मैनर में फॉलो होंगी अगर वो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो। देन बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई बेनिफिट क्या होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? बेनिफिट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये हैं दैट दे आर रूलिंग अथॉरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के वर्ल्ड में जो एक अथॉरिटी है या एक जो प्रिंसिपल्स हैं जो सबको फॉलो करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है इसमें। आपको सबको कंसिस्टेंटली पॉलिसी फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी। वो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पॉलिसी है। It makes sure that the information provided to the potential investors is not misleading in any way. सो हम इंश्योर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स को बताया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को बताया जा रहा है, वो मिसलीडिंग नहीं है भाई, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह का एरर, किसी तरह की गलती नहीं है। ये बात हम मेक श्योर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये कैसे मेक श्योर होता है? भाई ये ऐसे मेक श्योर होता है कि सबको बोला जाएगा कि तुम सिमिलर पॉलिसीज फॉलो करो, सिमिलर मेथड्स फॉलो करो, सिमिलर प्रिंसिपल्स फॉलो करो। जिससे क्या होगा, अकाउंटिंग में वेरिएबिलिटी की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में जो वेरिएबिलिटी है वो स्टैंडर्ड्स के होते हुए खत्म हो जाती है। सबको बोला जाता है तुम कंसिस्टेंटली यही चीज फॉलो करो, तो सब वही चीज फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट्स में हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स में, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। देन अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। यूनिफॉर्मिटी मिलती है भाई अकाउंटिंग में, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग है वो यूनिफॉर्म वे से हम कर पाएंगे अगर हमको कॉस्ट स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाई जाएगी, तो अकाउंटिंग सबकी सेम होगी। तो हम इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सब सिमिलर प्रिंसिपल्स फॉलो करें, सिमिलर मेथड्स फॉलो करें। तो सबसे पहला बेनिफिट है यूनिफॉर्मिटी आती है भाई अकाउंट्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स रूल्स फॉर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। दे इवन हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिस तरह प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट वो भी स्टैंडर्ड रहेगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज आर स्टेप्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग मेथड्स। कंपेरेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वन ऑफ द मेन पर्पसेस होता है स्टैंडर्ड्स का या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, भाई वो होता है जब हम कंपेयर कर सकें दो डिफरेंट ईयर्स को या दो डिफरेंट कंपनीज को, उसे हम बोलते हैं कंपेरेबिलिटी। तो जब दो डिफरेंट ईयर्स या दो डिफरेंट कंपनीज आपस में हम कंपेयर करते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी होता है, भाई उस केस में कंपेरेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज़ जो कंपेरेबिलिटी को हैम्पर करे, हम उस चीज को हटा देंगे। तो फॉर एग्जांपल, सपोज आप एग्जाम देते हो 3 घंटे का, और मैंने आपके ही सीएम में फाइनल ग्रुप 4 में एक बच्चे को टाइम दे दिया 4 घंटे का, तो क्या मैं उसका रिजल्ट और आपका रिजल्ट आपस में कंपेयर कर सकता हूं? आंसर इज नो सर, उसको ज्यादा टाइम मिला है। तो स्टैंडर्ड्स का मकसद ये कि दो चीजों के बीच में कंपेरेबिलिटी बरकरार रखे। कैसे कंपेरेबिलिटी बरकरार रखता है? ऐसे कंपेरेबिलिटी बरकरार रखता है कि दोनों का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होना है वो सेम रखता है, वो सिमिलर रखता है। तो कंपेरेबिलिटी बहुत ज्यादा एनहांस होती है अगर स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग बनाए जाते हैं तो। This is another major objective of accounting standards. Since all the entities of the country follow the same set of standards, their financial accounts become comparable. To some extent, the users of the financial statements can analyze and compare the financial performance of various companies before taking any decision. For example, if firm A follows the FIFO method of valuation of stock, whereas firm B follows the LIFO method of valuation of stock,
the comparison between the two firms becomes useless. आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि फीफो मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा डिफरेंट आती है एज कंपेयर टू जो फीफो मेथड से आती है। तो फीफो लिफो दोनों मेथड से अलग अलग वैल्यू आएगी। तो आप दो कंपनीज के प्रॉफिट को कैसे कंपेयर करोगे जब उनके अकाउंटिंग के तरीके ही डिफरेंट थे? तो भाई कंपेयर ही नहीं हो सकता ना। वो एक ने तो स्टॉक को वैल्यू किया लीफो के बेसिस पे, दूसरे ने किया फीफो के बेसिस पे। आप कभी उस कंपनी का प्रॉफिट आपस में कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। सो कंपेरेबिलिटी इज हैम्पर्ड. The same is possible only when both of them follow identical methods of valuing closing stock. जब दोनों सेम मेथड या आइडेंटिकल मेथड यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का, तभी कंपेरेबिलिटी आएगी. Also, two statements of the same company from different years can be compared. जब दो अलग अलग साल यूज करते हैं तो भी भाई कंपेरेबिलिटी आती है. जब हम दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे दो डिफरेंट साल के, एक ही एंटिटी के दो डिफरेंट साल के, तब भी कंपेरेबिलिटी आती है पिक्चर में. दिस विल शो द ग्रोथ कर्व ऑफ द कंपनी टू द यूजर्स. तो एक कंपनी कितना ग्रो करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये यूजर्स को पता चलेगा इस कंपेरेबिलिटी चार्ट को यूज करने से. Improves reliability of the financial और cost statement. फाइनेंशियल और कॉस्ट स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल बनते हैं भाई, उनमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आती है, लोग उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, विश्वास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करे गए हैं तो प्रॉफिट को एस्केलेट करना, प्रॉफिट को इन्फ्लेट करना या डिफ्लेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग तो कांस्टेंट वे में करी गई है. भाई अगर हम छूट दे दें कि अकाउंटिंग जैसे मर्जी आए वैसे करो, तब पॉसिबिलिटी है कि बिजनेसमैन ना अपने इनकम को डिफ्लेट कर सकता है या इन्फ्लेट कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग. लेकिन जब हमने बिजनेसमैन को बोल दिया सुनो बिजनेसमैन तुम सिर्फ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करोगे, तब भाई प्रॉफिट का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं मुमकिन है. तो स्टैंडर्ड्स जो बोलेंगे उस तरह से ही वैल्यूएशन होगी, उस तरह से ही कॉस्ट बुक्स बनाई जाएंगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. Reliability of financial statements is enhanced in case of standards. There are many stakeholders of a company and they rely on the financial statements for their information. Many of these stakeholders base their decision on the data provided by these financial statements. तो जो stakeholders हैं वो जो data provide करते हैं financials, उनके basis पे अपना decision rely करते हैं. Then there are also potential investors who make their investment decisions based on such financial statements. तो जो future investments हैं, जो future में invest करने आएंगे हमारे business में, भाई वो भी अपना decision इन वाले financial statements के basis पर rely करेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो financial statement बना के दें एकदम authentic हो, एकदम reliable हो, एकदम सटीक हो, एकदम true and fair view of the financial statements को represent करने वाले हों. So it is essential that these statements prepare a true and fair picture of the financial statements of the company. The accounting standard ensure this. Accounting standard का फर्ज है कि वो ensure करता है कि सारे जो statements हैं, जो financial statements बने हैं, वो true and fair picture दिखाएं. They make sure the statements are reliable and trustworthy. Statements reliable हैं और trustworthy हैं, ये ensure करता है हमारा accounting standards. प्रिवेंट्स फ्रॉड्स एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन. तो भाई अगर स्टैंडर्ड नहीं है ना तो सब अपनी मर्जी से अपनी अकाउंटिंग चलाएंगे, उनका जैसा मन करेगा वैसा अकाउंटिंग करेंगे, उनका जैसा मन करेगा उस एक्सपेंस का प्रोविजन बनाएंगे, उनका मन नहीं करेगा तो एक्सपेंस का प्रोविजन नहीं बनाएंगे, जो मर्जी आए वो करेंगे. लेकिन अगर स्टैंडर्ड आ गए तो भाई फिर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता अकाउंट्स का, क्योंकि फिर तो आप स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करोगे ढंग से, जो कि हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है, तो अकाउंट्स मैनिपुलेट नहीं हो सकते, फ्रॉड होने के चांसेस कम है अगर स्टैंडर्ड वे में हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए. Accounting statements lay down the accounting principles and methodologies that all the entities must follow. One outcome of this is that management of the entity cannot manipulate with the financial data. Following these standards is not optional, it is compulsory. तो कोई भी बिजनेसमैन भाई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से जैसा मर्जी आए वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता. उसको प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है. अगर उसने नहीं फॉलो किया तो भाई वो ऑडिटर्स के स्क्रूटिनी में पकड़ा जाएगा और क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट में. So these standards make it difficult for the management to misrepresent any financial information. It even makes it harder for them to commit any fraud. तो fraud भाई ऐसे सिचुएशन में मुश्किल होता है होना जब standards follow होते हैं.
तो जो फिफ्थ बेनिफिट है स्टैंडर्ड्स के होने का, वो बेनिफिट है भाई, इट असिस्ट द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को बहुत मदद मिलती है, ऑडिटर्स को एक रेडी गाइडेंस मिलती है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए किसी कंपनी की, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका होना चाहिए, किन किन आइटम्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑडिटर्स को बहुत ज़्यादा एक बैकअप सपोर्ट देते हैं स्टैंडर्ड्स। जब तक स्टैंडर्ड्स ना हो तब तक ऑडिटर्स भी भाई कंफ्यूज रहेंगे, थोड़े से मिस्टेक वाले फॉर्म में रहेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई कंपनी कहेगी मैं ए प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही हूँ, कोई कंपनी कहेगी मैं बी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही हूँ, भाई क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो ऑडिटर्स उनको रेफ्यूट नहीं कर पाएंगे। ऑडिटर्स उनको ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं अगर दो ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करो, ये बेटर है। ऑडिटर ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जो ऑडिटर को भी असिस्ट करे बेस्ट ऑप्शन को चूज करने में। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है स्टैंडर्ड्स का कि ऑडिटर्स की मदद करते हैं स्टैंडर्ड्स। नाउ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन all the accounting policies, rules, regulations etc in a written form। लिखित में होता है सारे स्टैंडर्ड्स का मतलब these policies have to be followed, so if an auditor checks that policies have been correctly followed, he can be assured that financial statements are true and fair। तो अगर ऑडिटर को दिख जाए कि हाँ सारी अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, भाई अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, यहां मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर ऑडिटर को दिख जाए कि जो अकाउंटिंग हुई है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुई है, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, वो प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली ऑडिटर्स विल बी मच मोर कंफर्टेबल। डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, तो भाई मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है स्टैंडर्ड्स के होते हुए। भाई सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजर्स की है कि वो स्टैंडर्ड्स को पढ़ें और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और अपने अकाउंट्स बनाते हुए प्रॉपरली किसी एक मेथोडोलॉजी को जो स्टैंडर्ड्स में प्रिस्क्राइब्ड है उसे फॉलो करें। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अगर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली सारे स्टैंडर्ड्स को जो भी उन पे एप्लीकेबल हो उनको प्रॉपरली फॉलो करें। So the accounting standards help measure the performance of the management of an entity. It can help measure the management's ability to increase profitability, maintain the solvency of the firm, and other such important financial duties of the management. Management also must wisely choose their accounting policies. Constant changes in the accounting policies leads to confusion for users of these financial statements. Also the principle of consistency and comparability are lost। तो भाई मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो वो बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परफेक्टली चूज करें, एकदम सही अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करें। ऐसा मैनेजमेंट को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ कुछ हद तक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी ये मैनेजमेंट के हाथ में है, अगर मैनेजमेंट सही स्टेप्स ले तो। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो ना तो पता है मैनेजमेंट क्या करेगी, जिस ईयर प्रॉफिटेबिलिटी कम है वो अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देगी ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। जिस ईयर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है उसमें अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देगी। सर एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है भाई प्रोविजन के केस में। प्रोविजन कोई फिक्स थोड़ी होता है, प्रोविजन में कोई आपके पास इनवॉइस या रिसीट थोड़ी है, मैनेजमेंट की जो मर्जी आए वो डाल देंगे प्रोविजन करते हुए अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो मैनेजमेंट की जो ये मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करने हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, एक कंपनी का रिटर्न बढ़ाना है, ये जो मूलभूत मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तभी मैनेजमेंट की साकार हो सकती है, तभी मैनेजमेंट की ट्रू सेंस में फुलफिल हो सकती है जब स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड हो, ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में कोई फेरबदल ना कर पाए। अगर कोई फेरबदल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर होगी, मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड कैपेसिटी के ऊपर फेरबदल होगी। अदरवाइज मैनेजमेंट कोई फेरबदल नहीं कर सकता अकाउंटिंग करते हुए, किसी भी तरह का पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता। सो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अबाउट दी स्टैंडर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इज मोर इन कॉमर्स रादर देन साइंस। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं, और जो कॉमर्स के प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं। इस वजह से स्टैंडर्ड्स की जो रियल
जरूरत होती है, जो रियल इंपॉर्टेंस होती है, वो कॉमर्स के केस में ज्यादा होती है। साइंस वालों के केस में फिर भी अगर वो स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो करें ना, या कोई हो ही ना स्टैंडर्ड, तो चलेगा, क्योंकि साइंस चेंज नहीं होता। लेकिन कॉमर्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इज एन इनएक्यूरेट साइंस। तो कॉमर्स के केस में स्टैंडर्ड्स का होना है बहुत बहुत जरूरी। सो यस, ये लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है। और भाई जैसा कि आपको पता है, ये पूरा सेक्शन FYK है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आपको ये सेक्शन याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है और इस पे क्रॉस 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 लगा देना है। ये सेक्शन आपको याद नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर में भी काम आएगी, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडर्ड्स पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो नेचुरली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसीलिए डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट याद करने का मत सोचना कि सर हमें याद करना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स के क्या बेनिफिट होते हैं, ताकि हम उसको सेम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी अप्लाई कर पाएं और हम ये समझ पाएं कि हाँ दोस्त, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी ये यूटिलिटी है, इस वजह से ये बात लिखी गई है, ये बेनिफिट है इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो चलो, हमने FYK तो बहुत सारा कर लिया और खूब सारा टाइम पास भी कर लिया। अब आ जाओ, अपना मूलभूत चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना मेन जो थ्रस्ट है चैप्टर का। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड नॉट ओनली सिलेबस बट ऑल्सो योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस चैप्टर विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू विल बी अ CM में, क्योंकि CM में बनने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो डेफिनेटली जानते हो। तो वो एक्सपेक्टेशन तभी मीट हो पाएगी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अब्रिज होगे, उसको प्रॉपर्ली आपने पढ़ा होगा, आप उसको प्रॉपर्ली समझ पाए होंगे। ये सब चीजें जरूरी हैं आपको एक सक्सेसफुल CM में बनाने के लिए। तो आओ आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली। सिंपल सी बात है, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करेंगे। सर कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में भी वेरिएबिलिटी होती है क्या? अरे भर भर के वेरिएबिलिटी होती है। सपोज मेरा ये रूम है जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे इस वाले रूम में रिकॉर्डिंग करने की जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करना है अमंग्स डिफरेंट टीचर। सपोज यहां एक और टीचर आके रिकॉर्ड करने वाले हैं, CFR के टीचर आके रिकॉर्ड करने वाले हैं, IDT के टीचर आके रिकॉर्ड करने वाले हैं, SCM के टीचर आके रिकॉर्ड करने वाले हैं। मुझे इस रूम की जो कॉस्ट है, इस कैमरे की जो कॉस्ट है, ये जो लाइटिंग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सपोज इसकी कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो पता है जितने बच्चे होंगे ना वो अलग अलग मेथड सुझा देंगे। जितने मुंह उतनी बातें मेथड सुझाने के लिए। कोई बच्चा कहेगा सर नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे करो, किस टीचर ने कितने आवर्स रिकॉर्डिंग करी है उसके बेसिस पे सर आपको एक्सपेंस को एलोकेट करना चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं सर आवर्स के बेसिस पे मत करो, आप जो भी जैसे इंटर के टीचर हैं उनको कम एलोकेशन देना चाहिए क्योंकि उनके सब्जेक्ट की वेटेज या जो प्राइस पे हम सब्जेक्ट बेचते हैं सर वो कम है, तो आप प्राइस के अकॉर्डिंग, किसका कितना प्राइस है किस सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन करो सर, क्योंकि जो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसका बेनिफिट आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लो। कोई स्टूडेंट कहेगा सर जो भी टीचर रिकॉर्ड करके जाते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के बाद एक इफेक्टिव रिकॉर्डिंग, तो जैसे रिकॉर्डिंग हुई सपोज 4 घंटे की, उसमें से जो वीडियो डिराइव होती है वो होती है 3 घंटे की सपोज, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी जाता है, थोड़ा सा टाइम हम रुकते भी हैं बीच में, भाई 15 मिनट का गैप भी लेते हैं, लगातार रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती तो बीच में गैप भी लेना पड़ता है। तो सर आप जो कॉस्ट एलोकेट करो वो इफेक्टिव रिकॉर्डिंग के बेसिस पे करो। इफेक्टिव रिकॉर्डिंग मतलब एग्जैक्टली किसी टीचर ने कितने घंटे की रिकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करी। आप ऐसा मत करो कि कोई टीचर रूम में गया तब से उसका टाइम स्टार्ट हो गया, आप इस तरह मत करो। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई, एक रेंट को एलोकेट करने के या फिर एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के, और कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं, अपनी अपनी सिचुएशन पे सब सही और सब गलत। तो अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं जो फेस टू फेस क्लासेस देते हैं, भाई कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपको एलोकेट करना चाहिए नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे, कई स्टूडेंट्स कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे, कई स्टूडेंट्स कहेंगे जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ना आप उन स्टूडेंट्स से उनके बेसिस पे एलोकेट करो। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं और कोई तरीका बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता। याद करो इंटर में भी जब आप कॉस्टिंग पढ़ते थे ना, तब टीचर आपको कहता था कि द बेस्ट ऑप्शन टू बी चोजन फ्रॉम वन ऑफ दीज ऑप्शंस इज दिस। वो कभी ये नहीं कहता था ये गलत है ये सही है। भाई तो लॉजिक है, आप अपना लॉजिक के अकॉर्डिंग, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। बस यही आ जाती है वेरिएबिलिटी।
वेरिएबिलिटी इस चीज में आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम कौन सा बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल चूज करें, कौन सा बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें। इस वेरिएबिलिटी को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी मदद करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई बिल्कुल वैसे जैसे अकाउंट्स में वेरिएबिलिटी होती है, अकाउंट्स में वेरिएबिलिटी का मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आई गैप के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऑफ अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट और अ मशीनरी इज कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जबकि अगर आप यूएस गैप या यूके गैप देखोगे तो उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस जो ऑल्दो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मशीनरी को उसकी यूजफुल पोजीशन तक लाने के लिए, वो यूके गैप और यूएस गैप के अकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज नहीं होते। सारे खर्चे वो कैपिटलाइज, इंडिया में तो सारे खर्चे जो भी है ना, चाहे वो रिक्शे वाले का खर्चा हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो, कोई आपने एडिशनल चीज बनाई हो, सब चीजों का खर्चा हम एलोकेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट पे। जबकि कुछ और गैप्स जैसे सिंगापुर गैप, जैसे यूके गैप, यूएस गैप, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। सिमिलरली कॉस्टिंग के मेथड्स और कॉस्टिंग की टेक्निक्स भी अलग अलग हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो हमें एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो परफेक्टली फाइन बाकी सब गलत, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में जो चीज लिखी है बस उसका मतलब यह है कि जो ग्रुप ऑफ सीएमएज हैं जिनको आपने इलेक्ट करके सीसी मेंबर्स बनाया है, उन्होंने आपसी सहमति के साथ और इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद एक निर्धारित स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो क्या कभी रिवीजन आते स्टैंडर्ड्स में? नहीं सर, स्टैंडर्ड्स भी समय के अकॉर्डिंग रिवाइज होते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड में बात लिखी है वो गीता में लिखी हुई बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी और इसका कोई कॉन्ट्ररी व्यू हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब यह है कि द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटेरियल अकाउंटेंट्स इन केस ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, इन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल के बैठ के एक स्टैंडर्ड चीज डेवलप कर दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है सब्सिक्वेंटली जो अगला सीसी काउंसिल आया, जो अगला बोर्ड आए CASB, वो कह देने नहीं इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम चेंज कर रहे हैं और कुछ और उसकी जगह लिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और कई बार सिर्फ मत पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो इकोनॉमी है वो किस तरह प्रोसीड कर रही है, इकोनॉमी में क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या डायनामिज्म हो रहा है, किस तरह के चेंजेस इकोनॉमी फेस कर रही है, इस चीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे स्टैंडर्ड्स का इवोल्यूशन, हमारे स्टैंडर्ड्स का ग्रोथ। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो राम कहानी करते हैं बंद और थ्योरी कहानी करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स हमने अभी अभी ऊपर पढ़े कि स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। दीज आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that are designed to achieve uniformity and consistency in the cost accounting principles। तो भाई जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो है टू obtain uniformity and consistency in the cost accounting principles। और ये दो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों वर्ड्स का रेपिटेशन हुआ है हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप ये दो वर्ड जरूर देखोगे, एक वर्ड है यूनिफॉर्मिटी, दूसरा वर्ड है कंसिस्टेंसी। इन दोनों वर्ड्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग रेपिटेडली देखेंगे। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर आप ये भी बता दीजिए। चलो भाई, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। इन दोनों में हम डिफरेंस जानते हैं क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू अचीव, हमें ऑब्टेन करनी है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन करनी है और कंसिस्टेंसी ऑब्टेन करनी है किस चीज में? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो बताना यहां फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात होगी? नहीं सर। सेक्रेटरियल अकाउंट्स की बात होगी? नहीं सर। इनकम टैक्स की बात होगी? नहीं सर। GST की बात होगी? नहीं सर। हमारी सिर्फ और सिर्फ बात होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। जो आपने SCM पढ़ा है, ग्रुप 3 में आपका SCM सब्जेक्ट है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे, हम उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स डेवलप करेंगे जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट में जो फॉलो कर रही होंगी उन्हें कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा, जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में फॉलो कर रही होंगी उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स इसका बनाना पड़ेगा। सो
these standards ensure uniformity and consistency in the cost accounting practices. Let's understand the difference between uniformity and consistency. आओ difference जानते हैं, uniformity और consistency के बीच में difference क्या होता है. ठीक है, अब थियोरेटिकली पढ़ने से पहले मैं तुम्हें जरा लॉजिकली बता देता हूं यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है. ठीक है, तुम्हें याद है बेनिफिट था स्टैंडर्ड का एक कंपेयरेबिलिटी. स्टैंडर्ड का एक बेनिफिट था कंपेयरेबिलिटी. हम कंपेयर करना चाहते हैं, किस चीज को कंपेयर करना चाहते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के केस में हम अपनी कॉस्ट शीट को कंपेयर करना चाहते हैं. कॉस्ट शीट क्या होती है? जहां पर डिफरेंट कॉस्ट लिखी होती है. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, हम सीएमए के स्टूडेंट हैं, चैंप है हम इस वाली चीज में. कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट का मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल, ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, वो जो फॉर्मेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम उस चीज के चैंप हैं. बिल्कुल भाई, तुम उस चीज के चैंप हो. मुझे उस कॉस्ट शीट में कंपेरेबिलिटी चाहिए. ले लो सर, किसने मना किया? अरे लूंगा तो तब जब तुम मुझे दो चीजें दोगे, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी. सर हिंदी में बोलो, शुद्ध भाषा में, थोड़ा समझ में आए, थोड़ा हम अप्रिशिएट कर पाए आप क्या कह रहे हो. कंपेरेबिलिटी अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसी भी कॉस्ट स्टेटमेंट की, किसी भी इनकम टैक्स की स्टेटमेंट की, किसी भी जीएसटी की स्टेटमेंट की कंपेरेबिलिटी इंश्योर करनी है, तो कंपेरेबिलिटी दो तरह से इंश्योर होती है. नंबर वन, जो पास्ट ईयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो पास्ट ईयर के कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर के कॉस्ट रिकॉर्ड से सेम होने चाहिए. मतलब अगर पास्ट में फीफो बेसिस पे स्टॉक वैल्यू किया है, इस साल भी फीफो बेसिस पे ही स्टॉक वैल्यू करना. अगर पास्ट में लीफो बेसिस पे स्टॉक वैल्यू किया है, इस साल भी लीफो बेसिस पे स्टॉक वैल्यू करना. क्योंकि अगर ये हमने ईयर ऑन ईयर चेंज करी अपनी पॉलिसी, तो जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो करंट ईयर के प्रॉफिट से कंपेरेबल नहीं रहेगा. क्योंकि पिछले साल किसी और बेसिस पे प्रॉफिट बना था, इस साल किसी और बेसिस पे प्रॉफिट बना है. तो सपोज पिछले साल आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ कंसेप्ट अकाउंटिंग करा था, इस साल आपने कैश बेसिस पे कन्वर्ट कर लिया. और एक कभी भी कंपेयर कर सकते हो क्या दोनों प्रॉफिट्स को? नहीं सर, कैश प्रॉफिट आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अक्रूवल प्रॉफिट्स. आप कभी भी दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में, लास्ट ईयर और करंट ईयर के. सो जब भी कंपेरेबिलिटी की बात आएगी तो सबसे पहला लिंब कंपेरेबिलिटी का ये होगा, आपको अपने पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स करंट ईयर के रिकॉर्ड से कंपेयर करने हैं. उसके लिए पॉलिसीज सिमिलर होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर. पिछले साल, इस साल, अगले साल, उससे अगले साल पॉलिसीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेम होनी चाहिए. ये कमरा है, इसका रेंट अगर आपने नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे एलोकेट किया है पिछले साल, तो इस साल भी नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे करना, अगले साल भी नंबर ऑफ आवर के बेसिस पे करना, उससे अगले साल भी नंबर ऑफ आवर, उससे अगले सब सेम रहेगा नंबर ऑफ आवर के बेसिस पे एलोकेशन. सर क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम अनंत अनंत काल तक कभी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं कर पाएंगे? एक बार जो हमने अडॉप्ट कर ली, मान लो इनिशियली जब अडॉप्ट करी तो हमसे कोई गलती हो गई, हम उसे चेंज करना चाहते हैं सब्सिक्वेंटली, क्या हम कभी भी चेंज ही नहीं कर पाएंगे अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी को? जो बात निकल के आ रही है इस कंपेरेबिलिटी के पहले लिम से कि साल दर साल अनंत अनंत काल तक हम सेम रखेंगे, क्या हम कंपेरेबिलिटी को कभी चेंज, अपने पॉलिसी को कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे एक बार जो अडॉप्ट करी? नहीं भाई, जनरल प्रिंसिपल यह है चेंज नहीं करना चाहिए. लेकिन इस जनरल प्रिंसिपल के 3 एक्सेप्शंस कार्व आउट करे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, जो मैं तुम्हें सब्सिक्वेंटली पढ़ाऊंगा अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने के बाद. 3 एक्सेप्शन है, 3 सिचुएशन में आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी पक्का चेंज कर सकते हो. पिछले साल फीफो यूज किया था, इस साल लीफो कर लो. पिछले साल कैश बेसिस पे किया था, इस साल अक्रूवल बेसिस पे कर लो. पक्का 3 ऐसे एक्सेप्शन होंगे, वो 3 एक्सेप्शन के चलते तुम अपनी पॉलिसी को पक्का चेंज कर लेना. मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं उफ तक नहीं करूंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा तुम्हारे पे. लेकिन अगर उन तीनों रीजन के अलावा, अगर वो तीनों रीजन नहीं हुए, उसके अलावा कोई और रीजन है जिसके बेसिस पे तुमने अपनी पॉलिसी चेंज करी, मैं परमिट नहीं करूंगा. उन तीनों में से कोई एक रीजन होना जरूरी है अगर तुम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अगर तुम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. आओ चलते हैं अब सेकंड लिंब ऑफ कंपेरेबिलिटी पे. तो ये कंपेरेबिलिटी नाम का जो कीड़ा है, 2 पैरों पे खड़ा है, इसका जो दूसरा पैर है, मुझे जो दूसरा कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन करना है, अरे ईर्ष्या, जलन होती है ना, जलन. जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग था कि अगर अपने मार्क्स कम आए तो दुख होता है, लेकिन अगर अपने दोस्त के मार्क्स ज्यादा आए तो और ज्यादा दुख होता है ना डायलॉग. ईर्ष्या, जलन.
तो दूसरा कंपेरेबिलिटी का जो लेग है वो डिराइव होता है ईर्ष्या से, जलन से, कि भाई हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने कॉम्पिटिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने हैं। कॉम्पिटिटर ने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों को आपस में मुझे कंपेयर करना है। इस कंपेरेबिलिटी को भी कंपेरेबिलिटी कहा जाता है। एक तो तुम अपने आप से कंपेयर करते हो, तुम अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हो, दैट इज कंपेरेबिलिटी नंबर 1। दूसरी कंपेरेबिलिटी, तुम अपने प्रेजेंट को किसी और के प्रेजेंट से कंपेयर करने की कोशिश करते हो, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी इन दो टांगों पे टिका है। हम जो कंपेयर करने का मकसद अपना चाह रहे हैं ना, कि हमारे कंपेयर हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इन दो टांगों पे, इन दो लिम्स पे खड़े हुए हैं। लिम नंबर 1, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर प्रायर ईयर, this is known as consistency. And when you compare yourself with your competitors which are there in the same industry, obviously कोई गुलाब जामुन बनाने वाला एसी बनाने वाले से अपने प्रॉफिट्स कंपेयर थोड़ी करेगा। सेम इंडस्ट्री में तुम्हारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए, तो गुलाब जामुन बनाने वाला गुलाब जामुन से ही कंपेयर करेगा, बीकानेर वाला हल्दीराम से कंपेयर करेगा, एसी बनाने वाला एलजी डाइकिन से ही कंपेयर करेगा। सो uniformity means when you compare your cost statements, when you compare your financial statements with same people in your industry, with the competitors in your industry, that is known as uniformity. And what is consistency? Consistency means when you compare your results with your past results and you try to compare your results with yourself, then it is known as consistency. तो मैं consistent रहना है। तो जो पॉलिसीज बने वो भाई इस तरह बने कि नंबर 1, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी हो। मतलब अगर मैं लेदर इंडस्ट्री के 4 दिग्गज कंपनीज को बुलाऊं और उनसे पूछूं बताना तुमने अपना रेंट कैसे एलोकेट किया है, चारों का जवाब बिल्कुल सेम होना चाहिए। रेंट एलोकेट हमने नंबर ऑफ आवर के बेसिस पे या व्हाटएवर उसके बेसिस पे किया, चारों के में से किसी का आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मिटी। योर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर यूनिफॉर्म। एंड सेकंड, मैं लेदर इंडस्ट्री के किसी एक दिग्गज को बुलाऊं, किसी बहुत बड़ी कंपनी को बुलाऊं, मैं दाम मिलानो को बुलाऊं, मैं गुच्ची या अरमानी के लेदर प्रोडक्ट्स को बुलाऊं, वर्साचे को बुलाऊं, तो भाई उनकी जो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो उनके पास्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट ईयर तो रेंट एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इस साल रेंट एलोकेट किया ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो consistency and uniformity are the dual objective which are to be achieved by any cost statements owing to the objective of comparability. ठीक है सर, प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई। आओ थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। सो यूनिफॉर्मिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ requiring organization to record cost accounting information in accordance with the relevant cost accounting framework. By requiring strict adherence to a cost accounting framework, every entity in an industry should report cost information in the same way. अब जो अंडरलाइन करने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है every entity in an industry. एक इंडस्ट्री में जितनी भी एंटिटीज हैं सब अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स सिमिलर तरह से बनाएं और प्रेजेंट करें ताकि हम कंपेयर कर पाएं दो कंपनीज के कॉस्ट स्टेटमेंट्स को जो सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करते। देखो जब इंडस्ट्री चेंज होती है ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज हो सकते हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में खुद दिया हुआ है। अगर तुम शुगर इंडस्ट्री वाले हो तो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये रखो, अगर तुम लेदर वाले हो तो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये रखो, ये खुद दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। लेकिन हां अगर तुम शुगर वाले हो, शुगर मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें जितने भी शुगर मैन्युफैक्चरर हैं भाई उन सबको अपनी पॉलिसी सेम रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। फर्दर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी अप्लाइड इन सिमिलर मैनर इन वेरियस हेड्स ओब्लिक सेक्शंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट। सो कॉस्ट अकाउंट्स में भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना वो सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना कि जब ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स लो तो एलोकेशन का बेसिस कोई और ले लो और जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लो तो एलोकेशन किसी और बेस। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम करेंगे। जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं तो नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज लोअर के बेसिस पे एलोकेट करते हैं, जबकि हम वेरिएबल ओवरहेड्स को हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे एलोकेट करते हैं। तो ये जनरल रूल है। तो ऐसा मत करना कि जब तुमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिया तो ये रूल फॉलो किया, लेकिन जब तुमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिया तब तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं करना।
तो एक ही कॉस्ट स्टेटमेंट में ऊपर नीचे जैसे फैक्ट्री ओवरहेड आया, सेलिंग ओवरहेड आया, उसमें भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की कंसिस्टेंसी को कंसिडर करना है, मतलब वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। Then importance: in absence of uniform costing methodologies or disclosure requirements, no meaningful inter-firm comparison can be made by the companies in the industry. तो भाई ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है यूनिफॉर्मिटी रखने का। ऑब्जेक्टिव है इंटर फर्म कंपैरिजन हमें चाहिए, एक फर्म का हम दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर पाएं जो आपस में जलती हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है उनके मन में और सोचती रहती हैं कि ये कंपनी खत्म क्यों नहीं हो जाती, लिक्विडेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो जो ईर्ष्या वाली कंपनीज हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। देन नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स दैट a company's financial statements follow same cost accounting principles from one accounting period to next accounting period. तो एक accounting period और अगले accounting period में जो policies, जो practices होनी चाहिए, consistent होनी चाहिए. The concept of consistency means that cost accounting methods once adopted must be applied consistently in future. जो पास्ट में मेथड अडॉप्ट किया फ्यूचर में भी भाई वही करना, लेकिन हाँ 3 एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे कि अगर पास्ट में कोई अप्लाई किया फ्यूचर में नहीं करने चाहते, 3 एक्सेप्शन है, उनमें फॉल कर जाओगे हम परमिट कर देंगे, कोई बात नहीं चेंज कर लो, बस उन 3 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज करने का। In absence of a consistent costing methodology or disclosure requirements, no comparison can be made by the company between various years. तो अगर various years में comparison करना है तो भाई definitely हमारे cost statement consistent भी होने चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डुअल ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करने हैं, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी।